हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 और 9 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। मैंने इनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स देखने हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 1 कवर करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम चैप्टर 1 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर सोर्स से देखेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। In 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने 4 इमेजेस की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों में उसने अपने सपनों का एक दुनिया रचा, जो उसके अनुसार डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना था। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का मतलब है कि लोग अपने देश की सरकार को चुने और चुनी हुई सरकार लोगों के लिए काम करे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इस सीरीज के फर्स्ट इमेज में उसने यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए, जिसमें सभी उम्र के और सभी सोशल क्लास को बिलोंग करने वाले पुरुष और स्त्री थे। वे एक लंबी कतार में मार्च कर रहे थे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमाज ऑफर कर रहे थे। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देखिए, यही है वो इमेज। इसमें आप स्त्री और पुरुषों के लंबे कतार को देख सकते हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमाज ऑफर कर रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट लिबर्टी को फीमेल फिगर में दर्शाते थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। मतलब मनुष्य के फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. स्टैचू के सामने जमीन पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी निरंकुश संस्थानों के टूटे फूटे अवशेष गिरे पड़े हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अब एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में समझते हैं। लिटरली, अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized, and repressive. Absolutist का मतलब है एक ऐसा गवर्नमेंट या एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल जिसमें उसके पावर्स पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है। वो अपने मन मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकता है। हिस्ट्री में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
जो सेंट्रलाइज्ड होती थी, मिलिटराइज्ड होती थी, रिप्रेसिव होती थी, उन्हें एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहा जाता था। निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीयकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने यहां पे आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के यहां पे अवशेष गिरे पड़े हैं। आप यहां पे क्राउन देख सकते हैं, यहां पे गिरे हुए हैं। In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. सॉरियो के यूटोपियन विजन में, मतलब उसके सपनों के दुनिया में, लोग अलग अलग नेशंस में बटे हुए थे, जिन्हें उनके नेशनल कॉस्ट्यूम और उनके फ्लैग से पहचाना जाता था। सॉरियो के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यूटोपियन, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. यूटोपियन का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी ज्यादा आदर्श है कि रियलिटी में वैसा सोसाइटी एग्जिस्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बहुत आगे इस जुलूस को लीड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके काफी आगे निकल गए हैं। France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany, bearing the black, red and gold flag. फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। देखिए, स्टैचू के जस्ट पास में पहुंचा है फ्रांस, जिसे उसके ट्राई कलर से पहचाना जा सकता है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग थामे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 1848 में जो देश स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, वे नेशन स्टेट बन चुके हैं, वे लिबर्टी पा चुके हैं। जो देश स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने हैं या पास पहुंचने वाले हैं, वे नेशन स्टेट बनने के कगार पे हैं, लिबर्टी पाने वाले हैं। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. इंटरेस्टिंगली, जब सॉरियो ने इस इमेज को क्रिएट किया था, तब जर्मन लोग एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। इमेज में जो लोग फ्लैग थामे हैं, वो 1848 के लिबरल होप्स को दर्शाता है कि जर्मन स्पीकिंग रियासतों को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक नेशन स्टेट में ढालना है। ये जर्मन स्पीकिंग लोगों के एक होने की भावना को दर्शाता है। ये दिलचस्प है कि जिस समय सॉरियो ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं, वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist
to symbolize fraternity among the nations of the world. जर्मन लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया के लोग, दो सिसिलीज के किंगडम, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में जीसस क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स इस दृश्य को देख रहे हैं। आर्टिस्ट ने उनका इस्तेमाल दुनिया के नेशंस के बीच फ्रेटर्निटी को दर्शाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए किया है। मतलब दुनिया भर के लोग जो लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स आशीर्वाद दे रहे हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, इंग्लैंड, पोलैंड के लोग अपना अपना झंडा थामे हुए हैं। ऊपर स्वर्ग से क्राइस्ट, एंजल, सेंट्स इनको देख रहे हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Soryu in figure. इस चैप्टर में हम सॉरियो द्वारा जो इमेज विजुअलाइज किया गया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को समझेंगे। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सॉरियो ने चित्र में की थी। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के पॉलिटिकल वर्ल्ड में और मेंटल वर्ल्ड में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. इन सबका एंड रिजल्ट मिला कि यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह यानी मोनार्कियल रूल के जगह नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. यूरोप में बहुत लंबे समय से मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस डेवलप हो रहे थे, जिसमें एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी में एक सेंट्रलाइज्ड पावर सोवरेन कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती थी। सोवरेन कंट्रोल का मतलब है कि एक डिफाइंड टेरिटरी में रहने वाले लोगों की ही चलेगी, बाहर वालों की नहीं चलेगी। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। बट नेशन स्टेट्स में न केवल उसके रूलर्स बल्कि उसके सिटीजन्स में भी एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना डेवलप हो रही थी और वे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि वे एक इतिहास या विरासत को शेयर कर रहे थे। मतलब एक नेशन स्टेट में जो लोग हैं वे एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the actions of leaders and the common people. ये कॉमननेस की फीलिंग अनंत काल से नहीं थी, बल्कि कॉमन पीपल और लीडर्स के एक्शंस और स्ट्रगल से तैयार हुई थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे 19th century यूरोप में नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म एक्सिस्टेंस में आए।
ये अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। सोर्स ए, अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज ए नेशन? राष्ट्र क्या है? In a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what makes a nation. 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन ने एक लेक्चर डिलीवर किया और नेशन क्या है इस पर अपनी समझ प्रस्तुत की। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोबॉन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest से Quen Nation, What is a Nation? बाद में ये व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion or territory. इस एसे में रेनन ने दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज किया जिन्होंने कहा था कि राष्ट्र कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या टेरिटरी से बनता है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। उसने कहा नेशन लंबे सैक्रिफाइस, डिवोशन और प्रयासों से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मेन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, ये वो सामाजिक पूंजी हैं जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. There are the essential conditions of being a people. A nation is therefore a large scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. पास्ट में कॉमन ग्लोरी होना, प्रेजेंट में एक कॉमन इच्छा होना, साथ में मिलकर अच्छे काम करना और आगे भी ऐसे काम करने की इच्छा होना जन समूह होने की एसेंशियल कंडीशन है। नेशन एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है, यानी व्यापक एकता है और उसका एग्जिस्टेंस डेली होने वाले जनमत संग्रह पर डिपेंड करता है। मतलब हर रोज सब लोगों को एक राष्ट्र के लिए साथ में मिलकर रहना होगा और काम करने होंगे। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्लेबिसाइट, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट है जिसके जरिए एक रीजन के सभी लोगों से एक प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, इट इज द इनहेबिटेंट। अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट in annexing or holding on to a country against its will. एक प्रांत का मतलब उसके इनहेबिटेंट्स हैं, यानी उसके निवासी हैं। अगर किसी बात पर सलाह लिया जाना चाहिए तो निवासियों से ही सलाह लिया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने अच्छे और बुरे के बारे में बता सकते हैं। किसी देश को उसकी इच्छा के विरुद्ध एनेक्स कर लेने में या कब्जा जमाए रखने में किसी नेशन की इच्छा नहीं होती। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वो निवासी ही हैं। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज ए गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर।
नेशंस का एग्जिस्टेंस में होना एक अच्छी बात है और जरूरी भी है। नेशंस का एग्जिस्टेंस में होना लिबर्टी की गारंटी भी है। अगर दुनिया में एक ही कानून हो और एक ही मास्टर हो तो दुनिया से लिबर्टी खत्म हो जाएगी। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।